हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चाइना के बगल में भारत तैयार कर रहा फौलाद जैसी सड़क चालबाज ड्रैगन की उड़ी नींद चौंका देगी। दोस्तों ये रिपोर्ट आपको बताएंगे, पूरी जानकारी इसमें क्या है, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां दुनिया के 5 सबसे खराब शहरों में पाकिस्तान का ये शहर हुआ शामिल। साथ ही बताएंगे जहां अब ये देश भारत से खरीद सकता है तेजस फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, चलने लगे इस देश के वायुसेना के बुरे दिन। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां सीमा हैदर जासूस है या सच्ची इंसान है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने दिया सबसे बड़ा बयान। दोस्तों सारी बड़ी जानकारियां आज आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन के बगल में भारत तैयार कर रहा फौलाद जैसी सड़क चालबाज ड्रैगन की उड़ी नींद चौंका देगी। ये रिपोर्ट बता दें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास मौजूद और अधिक टिकाऊ सड़कें बनाने के लिए स्टील उत्पादन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट स्टील स्लैग का उपयोग किया जा रहा है। सड़क निर्माण के लिए स्टील स्लैग का उपयोग करने की तकनीक CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी CRI द्वारा विकसित की गई थी, जिसका मकसद स्टील संयंत्रों द्वारा उत्पन्न स्लैग की समस्या का समाधान करना है। यहाँ CSIR CRRI का दौरा करने वाले सिंह ने कहा कि स्टील स्लैग के उपयोग वाली सड़कें न केवल पारंपरिक पक्की सड़क की तुलना में लगभग 30% सस्ती है, बल्कि अधिक टिकाऊ होने के साथ ही मौसम की अनिश्चितताओं को भी आसानी से झेल सकती है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले साल जून में गुजरात का सूरत संसाधित स्टील स्लैग रोड बनाने वाला देश का पहला शहर बन गया है। मंत्री ने कहा कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने अरुणाचल प्रदेश में भारत चाइना सीमा रक्षा क्षेत्र के पास टिकाऊ एवं बेहद मजबूत सड़क निर्माण के लिए स्टील स्लैग का उपयोग किया है। सिंह ने कहा कि स्टील स्लैग की आपूर्ति टाटा स्टील द्वारा निःशुल्क की गई है और भारतीय रेलवे द्वारा जमशेदपुर से अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचाई गई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपको बताया है। दोस्तों ऐसे में ये खबर चाइना तक पहुंचते ही चाइना की बौखलाहट तेज हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है, जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान का ये शहर रहने लायक नहीं, दुनिया के 5 सबसे खराब शहरों में हुआ शामिल। बता दें वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही रहने के लायक नहीं है दोस्तों, लेकिन जो खबर है वो आपको बता दें। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने हाल ही में रहने योग्य शहरों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के कराची को दुनिया के उन 5 शहरों में शामिल किया गया है जो रहने योग्य शहरों की लिस्ट में सबसे नीचे मौजूद हैं। दरअसल विदेशी मुद्रा संकट की वजह से पाकिस्तान जरूरत की कई चीजों का आयात नहीं कर पा रहा है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि IMF से लोन मिलने के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में 1 किलो आटा खरीदने के लिए 160 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने को मजबूर हैं। कराची में मिलने वाला ये महंगा आटा इस शहर की अकेली समस्या नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में रहने के लिहाज से इसे दुनिया के 5 सबसे खराब शहरों में शामिल किया है। EIU की एक रिपोर्ट पाकिस्तान की उन दावों का पोल खोलता है जिसे पाकिस्तान ने हमेशा कराची को आधुनिक सुविधाओं से लैस शहर बताया है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में शुमार कराची की हालात ये बयां करती है कि देश के अन्य शहरों की हालत क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, जब कराची का ये हाल है तो पाकिस्तान के और शहरों का क्या ही हाल हो रहा होगा। बहरहाल दोस्तों, कराची शहर पाकिस्तान का ये दुनिया के 5 सबसे खराब शहरों में शामिल हो चुका है। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे दोस्तों, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं पाकिस्तानी शहबाज शरीफ सरकार को लेकर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अर्जेंटीना की वायुसेना के चल रहे हैं बुरे दिन। कभी भी भारत से खरीद सकता है तेजस फाइटर जेट। जी हाँ, भारत और अर्जेंटीना के बीच एक बड़ी डिफेंस डील की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अर्जेंटीना भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
लिमिटेड यानी HAL से 15 तेजस फाइटर जेट खरीद सकता है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दोनों देश इस डील को करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स में भारत सरकार के अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस सौदे की अनुमानित कीमत 1.05 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 8675 करोड़ रुपए है। इसकी घोषणा जल्द ही 17 जुलाई 2023 को अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के दौरान की जा सकती है। हालांकि अभी भी किसी आधिकारिक स्रोत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर सीमा हैदर जासूस है या सच्ची प्रेमिका, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अब दिया है इस पर यह बयान। आपको बता दें, इन दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में सीमा हैदर की लव स्टोरी सुर्खियों में है। नोएडा के सचिन मीणा के प्यार में दीवानी होकर पाकिस्तान की सीमा हैदर सरहदें पार कर भारत आ पहुंची। अपने 4 बच्चों के साथ भारत की सरजर्मी पहुंचने के बाद से सचिन के साथ उनके संबंध चर्चा में है, लेकिन प्यार के लिए भारत आने का दावा करने वाली सीमा कई तरह के आरोपों का भी सामना कर रही है। उस पर पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने सीमा के जासूस होने के आरोपों पर बयान दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने सरकार को बताया है कि सीमा हैदर सिर्फ प्यार की वजह से अपने 4 बच्चों के साथ सीमा पार कर भारत पहुंची। ये सिर्फ प्यार ही था जिसकी वजह से वो एक हिंदू शख्स के साथ रहने के लिए सरहदें लांघ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि सिंध प्रांत के कराची की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर 2019 में PUBG खेलते हुए भारत के सचिन मीणा के संपर्क में आई थी। 30 साल की सीमा और 22 साल का सचिन दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के रोबूपुरा गांव में रहते हैं, जहां सचिन का प्रोविजन स्टोर है। दोस्तों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने भारत के सचिन मीणा से शादी करने के लिए अपना मुल्क छोड़ दिया। सीमा के भारत जाने की वजह सिर्फ प्यार है। प्यार के अलावा ऐसा कोई दूसरा कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है जिस वजह से वो भारत आई हो। दोस्तों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने क्लियर किया है कि और कोई कारण नहीं है, सिर्फ अपने सचिन के लिए वो पाकिस्तान गई है। बहरहाल दोस्तों, ATS पूर्ण तरीके से इस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि यूपी ATS के दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं सीमा हैदर और सचिन। 8 घंटे तक चली लंबी पूछताछ। क्या हुआ बता दें, यूपी ATS ने सचिन के पिता से पूछताछ की है और आज यानी मंगलवार को भी सीमा हैदर से पूछताछ की जा सकती है। आज 12 बजे के करीब सीमा से पूछताछ हो सकती है। यूपी ATS ने सोमवार को पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से पूछताछ की है। यूपी ATS के अधिकारियों ने बताया कि शाम को भी पूछताछ जारी थी तथा सचिन और उसके पिता नेत्रपाल सिंह से भी पूछताछ की गई। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, देखना यह होगा कि ATS को और क्या क्या चीजें पता चलती हैं। अगर कुछ भी कुख्यात या संदिग्ध नजर आता है दोस्तों, वाकई में ऐसे मौके पर सीमा हैदर की गिरफ्तारी तय है। बहरहाल अब सारा दारोमदार ATS के हाथ में है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीन के विदेश मंत्री हुए गायब। 22 दिनों से किन गैंग की नहीं अब तक कोई खबर उठ रहे कई सवाल। आपको बता दें, चाइना के विदेश मंत्री किन गैंग पिछले 3 सप्ताह से गायब हैं। सार्वजनिक रूप से उन्हें पिछले 3 सप्ताह से नहीं देखा गया है। कई महत्वपूर्ण राजनयिक बैठकों से वो गायब हैं, जिसके बाद उनके ठिकाने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। किन पिछले हफ्ते जकार्ता में होने वाले एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ट्रेडिंग ब्लॉक में शामिल नहीं हुए थे। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना था कि वो स्वास्थ्य कारणों से इसमें शामिल नहीं हुए हैं। किन को इसी महीने बीजिंग में यूरोप के शीर्ष राजनयिक जोसेफ बोरेल से भी मिलना था, लेकिन उन्होंने बिना किसी स्पष्टीकरण के बैठक को स्थगित कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक गायब होने से पहले किन ने आखिरी बार 25 जून को श्रीलंका और रशिया के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। दिसंबर के अंत में पद संभालने के बाद से किन ने लगभग हर दूसरे दिन विदेशी समकक्षों के साथ बैठकें कॉल की या फिर अन्य सार्वजनिक आदान प्रदान किए। ऐसे में दोस्तों, क्या हो सकती है सबसे बड़ी वजह किन के गायब होने के? क्योंकि दोस्तों, चाइना में पहले भी बहुत से नेता अचानक ही गायब होते रहे हैं। यहाँ तक कि नेता ही नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों, मशहूर हस्तियां और व्यवसायियों यानी बिजनेसमैन के भी गायब होने की खबरें चाइना से समय समय पर आती रहती हैं। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने महंत स्वामी महाराज से की मुलाकात, बैठ कर लिया उनका आशीर्वाद। बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा स्थित स्वामी नारायण मंदिर गए और वहां पर BAPS के महंत स्वामी महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। महंत स्वामी महाराज इस समय स्वामी नारायण मंदिर कनाडा में प्रवास कर रहे हैं। मंदिर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गुण सागर दास स्वामी, विराट स्वरूप दास स्वामी और BAPS बोर्ड के निदेशकों ने स्वागत किया। मुलाकात के दौरान महंत स्वामी महाराज ने प्रधानमंत्री की कलाई पवित्र धागा नाड़ी छड़ी बांधा, जो उनकी एकता और दोस्ती के साझा मूल्यों का प्रतीक है, और इस दौरान उनके परिवार की खुशी और भलाई के लिए प्रार्थना की गई। महंत स्वामी महाराज
महाराज ने प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप सत्संग दीक्षा ग्रंथ की एक प्रति, एक पांडुलिपि, एक हस्त निर्मित कार्ड और एक प्रमुख स्वामी महाराज की शिक्षा देने वाली पुस्तक इन लव एट ईज की एक प्रति भेंट की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों की समृद्धि और भलाई की प्रार्थना करते हुए नीलकंठ वर्णी के अभिषेक अनुष्ठान में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अनुयायियों और शुभचिंतकों की सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने BAPS मंदिर में स्वागत के लिए आभार जताया। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अचानक से स्वामी नारायण जी से मिलना और खालिस्तानियों पर कोई बड़ा एक्शन ना लेना, कहीं ना कहीं अगर आप भी मानते हैं कि बहुत बड़ी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, जो एक तरीके से हम खालिस्तानियों पर एक्शन भी नहीं लेंगे और हिंदू समुदायों, उनके अनुयायियों को खुश भी करेंगे, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू वाला हिसाब जस्टिन ट्रूडो का होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस पर भारत की जनता क्या कमेंट करना चाहेगी, भारी मात्रा में लिखिएगा दोस्तों। आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई जस्टिन ट्रूडो के इस नए रूप को भी देख सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इस पाकिस्तानी ने की है प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ, कहा जब से वो सत्ता में आए भारत का नक्शा ही बदल डाला। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में राजनीतिक हालात सही नहीं है, वहाँ की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देश में महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत का सामना करने पर मजबूर है। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तानी जनता भारत की पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति पर बात करने से नहीं कतराते हैं। हाल ही में जब पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर सना अमजद ने पाकिस्तान के अवाम से भारत के मौजूदा स्थिति के बारे में बात की, तो एक शख्स ने कहा कि आज के दौर में भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उनके पास PM मोदी जैसा नेता है। PM मोदी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने जब से बागडोर संभाली है, भारत का नक्शा ही बदल गया है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि भारत में मोदी की BJP पार्टी की पकड़ इतनी मजबूत है कि आने वाले वक्त में कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं हटा सकती, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। मोदी सरकार ने भारत के लिए हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो मेडिकल, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। उन्होंने हर बेसिक चीजों पर काम किया है। इसकी वजह से वहाँ की जनता मोदी के साथ खड़ी है। भारत में PM मोदी ने जिस तरह के पॉलिसी अपनाई है, हमारी सरकार को भी उसी तरह की पॉलिसी अपनानी चाहिए। पाकिस्तानी शख्स ने आगे कहा कि PM मोदी के काम ने उनको और उनकी BJP पार्टी को बहुत ही मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है। भारत में BJP या मोदी को ब्रेक डाउन करना किसी भी पार्टी के लिए आसान साबित नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तानी भी मान चुके हैं कि PM मोदी वाकई में ऐसे नेता है कि जिस देश में भी PM मोदी जैसे नेता हो जाएंगे, उस देश का कायाकल्प ही बदल जाएगा। ऐसे में पाकिस्तानी भी दोस्तों अब ये चाहते हैं कि उनके भी देश में PM मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री हो, लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन ही समझाए कि PM मोदी जैसा नेता होने के लिए आतंकवादियों को पद से हटाना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों लॉन्ग लिव मोदी जी आप लोग जरूर कह दीजिएगा, ताकि आपकी दुआएं मोदी जी को लगती रहे और हर बार वो प्रधानमंत्री बनकर भारत को विकास की ओर लेकर जाते रहे। अगली खबर की बात करें, जहां मोदी और मैक्रोन के साझा बयान में जिस बात की उम्मीद थी, आखिर वो गायब क्यों रह गई, आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में 2 दिवसीय यानी 13 से 14 जुलाई फ्रांस के दौरे पर थे। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की अध्यक्षता में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया, लेकिन इस बयान में फ्रांस से 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी खरीद और लड़ाकू विमान के संयुक्त विकास समझौते को शामिल नहीं किया गया है, जिसे भारत के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि PM मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीद और अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट इंजन बनाने को लेकर समझौता हो सकता है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद और लड़ाकू विमान इंजन के जॉइंट डेवलपमेंट को लेकर भारतीय और फ्रांसीसी अधिकारी संयुक्त बयान के लिए समय पर बातचीत पूरी नहीं कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के अधिकारियों ने डील को समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश की, जिससे संयुक्त बयान में इस डील को शामिल किया जा सके, लेकिन PM मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच होने वाली बैठक तक डील को लेकर बात बनी नहीं। यहाँ तक कि PM मोदी और मैक्रोन ने भी इसको लेकर बातचीत की, लेकिन बात नहीं बन पाई। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन में चाइना और पाकिस्तान ने चली नापाक चाल, भारत ने कर दिया बड़ा खेला, ड्रैगन को तगड़ा वाला झटका। बता दें अजरबैजान की राजधानी बाकू में चाइना और पाकिस्तान एक ऐसी साजिश में व्यस्त थे जिसे भारत ने अपने कूटनीतिक मात्र से ही उसके प्रयासों को फेल कर दिया। बाकू में एक मंत्री स्तरीय मीटिंग में दोनों देशों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और चाइना
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम तक ले जाने का मन बनाया था। नेम में बड़ी ही चालाकी से पाकिस्तान ने BRI और CPEC को शामिल करने वाली चाल खेली थी, लेकिन अपनी चतुर कूटनीति से भारत ने उसको फेल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर पर भी भारत ने पाकिस्तान को जमकर धोया है। बता दे जो खबरें आ रही है कि उसके मुताबिक भारत ने दक्षिण चीन सागर विवादों के संदर्भ में चाइना के इशारे पर पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। ऐसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो नेम में भी शामिल है और दक्षिण चीन सागर में हिस्सेदार है, उन्होंने पाकिस्तान की योजनाओं को फेल करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम किया है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां नेपाल में चीन की चाल फेल करेगा अपना भारत, प्रचंड सरकार से मांगे सबूत, ड्रैगन पर तगड़ा प्रहार। बता दें नेपाल को बेल्ट एंड रोड परियोजना में फंसाकर श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह कंगाल बनाने की कोशिशों में लगे चाइना को भारत ने बहुत बड़ा और तगड़ा वाला झटका दिया है। भारत ने नेपाल के साथ 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है। पिछले दिनों नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान बिजली को लेकर समझौता भी हुआ था। अब भारत ने साफ कर दिया है कि वो नेपाल की बनाई हुई बिजली तो लेगा, लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट को चाइना ने बनाया होगा या उसका पैसा लगा होगा तो वो इसे नहीं लेगा। चाइना लंबे समय से कोशिश करता रहा है कि वो नेपाल के रास्ते भारतीय बाजार तक पहुंचे। चाइना के टमाटर तस्करी करके अभी भारतीय बाजार में लाए जा रहे हैं। यही नहीं, भारत ने नेपाल से निर्यात की जाने वाली के उत्पादन को लेकर भी सबूत मांग लिया है। भारत ने नेपाल से खरीदी जाने वाली बिजली की जांच शुरू कर दी है। भारत ने चाइना के बनाए हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। यही नहीं, भारत अब ये पता लगा रहा है कि नेपाल ने जिन बिजली प्रोजेक्ट से बिजली का निर्यात करना चाहता है उनमें चाइना निवेश की कोई भूमिका है भी या नहीं। यानी कि दोस्तों नेपाल में भारत ने चाइना को ये तगड़ा और बड़ा वाला झटका दे दिया है, प्रचंड सरकार से सबूत मांग कर। ऐसे में दोस्तों मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, कमेंट में जरूर कहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां चाइना के दबाव का बड़ा असर, बलूच विद्रोहियों को कुचलने की तैयारी में पाकिस्तान ईरान। मुनीर अचानक क्यों गए तेहरान, आपको बता दें सुन्नी मुस्लिम बहुल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अचानक से शनिवार को पड़ोसी शिया देश ईरान के दौरे पर पहुंच गए। जनरल असीम मुनीर ने ईरान के राष्ट्रपति से लेकर शक्तिशाली सेना प्रमुख तक से मुलाकात की। इस यात्रा के बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देश सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। साथ ही पाकिस्तान और ईरान के बीच बलूचिस्तान सीमा पर सुरक्षा को बेहद पुख्ता किया जाएगा और दोनों के साझा खतरे आतंकवाद से निपटा जाएगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अचानक से यूं ही ईरान नहीं पहुंचे, इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का बड़ा खतरा और चाइना कनेक्शन छिपा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान कनी प्रांत में बलूच विद्रोही और TTP आतंकी पाकिस्तानी सेना और चाइना के लिए काल बन गए हैं। अभी पिछले दिनों ही TTP ने बलूचिस्तान में एक सैन्य चौकी पर हमला करके पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों को मार गिराया था। यही नहीं, बलूच विद्रोही भी अक्सर पाकिस्तानी सेना और चाइना के इंजीनियरों पर हमले करते रहते हैं। कुछ महीने पहले दासू बांध को बना रहे चीनी कामगारों पर बलूचों ने हमला करके कई इंजीनियरों से भरी पूरी भस्कोई उड़ा डाला था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें आपको, जहां 40 डिग्री वाले टॉर्चर से बेहोश हुए थे बेंजामिन नेतन्याहू, नहीं सह पाए गर्मी और लू, अब हुए डिस्चार्ज। आपको बता दें इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू शनिवार को अचानक चक्कर खाकर गिर गए थे और फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ गया था। रविवार को वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। शेबा मेडिकल सेंटर के मुताबिक PM नेतन्याहू को गर्मी की वजह से चक्कर आ गया था। उनके ऑफिस का भी कहना है कि उन्होंने एक रात सी ऑफ गैलोली के पास गुजारी थी। इस जगह को उत्तरी इजराइल में वेकेशन स्पॉट माना जाता है। जी हाँ, यहाँ बीते कुछ समय से 40 डिग्री के आसपास तापमान रहा है, जो असामान्य था। अगली खबर आपको बता दें, जहाँ कतर की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसैनिक अमीर से कर रहे दया की अपील, आखिर क्या पिघलेंगे देश के शासक। आपको बता दें पिछले 10 महीनों से भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारी कतर की जेल में बंद है। इन सभी नौसैनिकों पर जो केस दर्ज कराया गया है वो कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। इन पूर्व नौसैनिकों को देश के गृह मंत्रालय ने हिरासत में ले लिया था। अपने भविष्य पर गंभीर खतरे में देखते हुए जेल में बंद इन पूर्व नौसैनिकों ने कतर के अमीर से उन्हें माफी देने के लिए दया याचिका दायर की है। पूर्व सैनिकों के परिवारों का कहना है कि उन्हें पता लगा है कि कतर के अमीर काफी दयालु हैं और वो उम्मीद है कि उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस पर भारत सरकार को भी स्पष्ट और बहुत तुरंत प्रभाव से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि 10 महीने दोस्तों काफी ज्यादा हो जाते हैं और उस पर भी ये लोग भारत के नौसैनिक हैं और ऐसे में भारत सरकार का कर्तव्य है इनको
किसी भी कीमत पर बचाना। अब देखना ये होगा कि दोस्तों आखिर भारत सरकार क्या बड़ा एक्शन लेती है। अगली खबर की बात करें, जहां रशिया ने काला सागर अनाज सौदा कर दिया रद्द, पुतिन के एक फैसले से बढ़ेगा दुनिया में संकट। बता दें, रशिया ने काला सागर अनाज निर्यात सौदे में अपनी भागीदारी समाप्त कर दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सोमवार को कहा कि मॉस्को से संबंधित समझौते का हिस्सा पूरा न होने के कारण ये कदम उठाया गया है। सरकारी TASS यानी तास समाचार एजेंसी ने पेस्कोव के हवाले से कहा है कि काला सागर समझौते पर ये प्रभावी नहीं है। अब समय सीमा, जैसा कि रूसी राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि 17 जुलाई है। दुर्भाग्य से काला सागर समझौते का वो हिस्सा जो रशिया से संबंधित है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप इसे समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां सियासत का सुपर मंगलवार 2024 से पहले विपक्ष की ताकत का चलेगा राउंड 2, एनडीए ने भी फूंका बिगुल। बता दें, देश की राजनीति में मंगलवार बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर सीधे सीधे सियासी बंटवारा होने वाला है। एक तरफ वो होंगे जो मोदी के साथ है, दूसरी तरफ वो होंगे जो मोदी के खिलाफ हैं। 2024 में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बेंगलुरु में 26 पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। मंगलवार को महागठबंधन यानी आज की दूसरी बैठक है, तो दूसरी तरफ मोदी को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए एनडीए भी नए सिरे से खड़ी है। दिल्ली में 38 पार्टियां मिलकर प्लान बनाएंगी कि इन 26 दलों का प्लान कैसे फेल करना है। इन सब के बीच कुछ पार्टी ऐसी भी हैं जो ना इधर है ना उधर है, खाली मुमकिन हवा का रुख देख रही हैं। 2024 की चुनावी तैयारियों में यह बिल्कुल महाभारत जैसा सीन है, जिसमें कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले गिना जा रहा है कि किस पाले में कौन है, क्या रणनीति होगी, कैसी व्यू रचना होगी। बेंगलुरु में मोदी विरोधी महागठबंधन की दूसरी बैठक के लिए तमाम विपक्षी नेता रेथियों महारथियों के तरह पहुंचे हैं। कांग्रेस के सीएम और डिप्टी सीएम का लगभग पूरा दिन एयरपोर्ट और गेस्ट हाउस पर स्वागत करने और गुलदस्ते में बीत गया। जी हाँ, अगर आप भी मानते दोस्तों पूरा विपक्ष भी एक हो जाए, इसके बाद भी मोदी सरकार और मोदी जी को उनके पद से किसी भी कीमत पर उतार तक क्या हिला तक नहीं पाएगी, तो कमेंट में दोस्तों 2024 में क्या आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहेंगे एज अ पीएम, या किसी और को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का